सुप्रभात। मेरा नाम सईद शबाना शबीर है। मैं सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन IISc श्रीनगर में काम करती हूँ। मेरा आज का विषय है भाषा का परिचय। भाषा, जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारे समक्ष एक ऐसी चीज आती है जैसे अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी, अरबी, फारसी। इन सभी चीजों को लेकर हम सोचते हैं कि भाषा केवल यहां तक सीमित है, परंतु भाषा का जो फलक है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विस्तृत है। भाषा के पीछे एक संपूर्ण इतिहास है, साहित्य है। जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो ये केवल एक विशिष्ट भाषा की बात नहीं है, परंतु ये हमारे भावों, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है। एक ऐसा साधन, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये कहना कि भाषा केवल कुछ नामों तक सीमित है और गलत है। भाषा अपना संपूर्ण रूप लेकर विस्तृत हुई है तथा इसका विकास हो रहा है। भाषा का जन्म लेने के साथ साथ इसमें कई सारे परिवर्तन आते हैं जो कि जनसाधारण से लेकर साहित्यिक जगत के लोग भी इसे स्वीकार करते हैं। यदि हम भाषा के परिभाषाओं की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था को जिससे कोई समाज अपने भावों, विचारों, आवश्यकताओं आदि को व्यक्त करता है, भाषा कहा जाता है। अर्थात जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वह साधन, वह माध्यम है भाषा। परंतु अब इसमें यह है निश्चित ध्वनि प्रतीकों। निश्चित ध्वनि प्रतीकों की जब हम बात करते हैं, अर्थात ध्वनि, आखिर ये भाषा किन अवयवों से बनी है? ये भाषा ध्वनियों से, वर्णों से, अक्षरों से, शब्दों से और वाक्यों से बनी है। अर्थात इनका समन्वयक रूप लेकर एक भाषा जन्म लेती है। जब हम सांस लेते हैं, जब हमारी प्राण वायु हमारे फेफड़ों से निकलकर मुख के विभिन्न अवयवों से टकराती है, तब भाषा का जन्म होता है। अर्थात भाषा जो है निश्चित ध्वनि प्रतीकों का, अर्थात विभिन्न जो हमारे श्वास प्राण हैं वो जब मुख के विभिन्न अवयवों से टकराते हैं तो वो ध्वनियों को जन्म देते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को जन्म देते हैं। उन ध्वनियों को के मेल से बनते हैं अक्षर, और अक्षरों के मेल से बनते हैं शब्द, और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य, और वाक्यों का जोड़ एक भाषा को जन्म देता है। मैं आपके सम्मुख एक विशिष्ट भाषा में बात कर रही हूं, अर्थात हिंदी भाषा में बात कर रही हूं। तो मैं केवल ये नहीं कहूंगी कि हिंदी जो है वह केवल एक भाषा है, परंतु मैं हिंदी में आपसे वार्तालाप कर रही हूं, मैं अपने भावों को व्यक्त कर रही हूं, मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही हूं आपके समक्ष। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था को जिससे कोई समाज अपने भावों, विचारों, आवश्यकताओं आदि को व्यक्त करता है, भाषा कहा जाता है। एक अन्य परिभाषा हम लेंगे। भाषा विचार अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। अर्थात यदि हमें अपने भावों को व्यक्त करना है, हमें अपने विचारों को व्यक्त करना है, तो हम किस द्वारा करेंगे? एक माध्यम हमारे पास होना चाहिए जिसके द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त करेंगे, और वह माध्यम है भाषा। फिर वह भाषा कोई भी हो।
चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो, कोई भी भाषा हो। भाषा एक माध्यम है, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका भाव है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं तो किसी माध्यम का सहारा लेते हैं और वह माध्यम है भाषा। और जब हम अभिव्यक्त करते हैं अर्थात अभिव्यक्ति में और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप। आपके मन में विचार आए, आपके मन में भाव उत्पन्न हुए, आपने उन भावों को, उन विचारों को एक लिखित रूप प्रदान किया और वह लिखित रूप जो है भाषा कहलाता है। मनुष्य अन्य प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ है। कई कारण हैं। कारण उनमें यह भी है कि उनमें सोच विचार करने की क्षमता है। वे सोचते हैं, वो विचारते हैं, उनमें सोचने की वो अद्भुत शक्ति प्रदान की है ईश्वर ने। परंतु उनमें एक और अद्भुत शक्ति का निर्माण हुआ है और वह है भाषा। वह पशु और पक्षियों से विभिन्न है, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य। उसका एक कारण यह भी है कि वे बोलते हैं, उनके पास भाषा है, वे बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। उनके मन में कोई बात आती है, वो मुंह से बोलते हैं, वे लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वो पढ़ते हैं। और पशु पक्षी आपस में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बोल नहीं सकते। तो हमें अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण जो हमें ईश्वर ने प्रदान की है, महत्वपूर्ण जो उन्होंने हमें तोहफा दिया है, उसका हमें बहुत बहुत आभारी रहना चाहिए कि हमारे पास भाषा है, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। छोड़िए आप हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, आप ये सोचें कि हाँ, हम सच में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लायक हैं, और वह किससे? भाषा द्वारा। जब हम भाषा के परिभाषाओं की बात करते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने भाषा का परिचय दिया है, और वह है भाषा वे व्यवहार है जिससे हम व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं। ये बात कही है पतंजलि ने। साथ ही भाषा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है। ये कहना है स्वीत, एक विख्यात भाषाविद। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव विचारों का आदान प्रदान करता है। ये एक भाषा विज्ञान से ली गई परिभाषा है कि भाषा जो है ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है। कुल मिलाकर अगर हम इन परिभाषाओं का निचोड़ निकालें तो यही बात सामने आती है कि भाषा वह व्यवहार है जो हम व्यक्त शब्दों द्वारा एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। भाषा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है, ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है, अर्थात जो कि मैंने अभी कहा कि हम जो भी बात करते हैं वह मुख के विभिन्न अवयवों से टकराकर सामने आती है, सामने निकलती है, और एक ध्वनि का निर्माण होता है जो आगे चलकर
विभिन्न शब्दों में और फिर वाक्यों में परिवर्तित होती है और वाक्यों द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सक्षम होते हैं। अब हम भाषा के महत्व की बात कहेंगे। क्यों है भाषा इतनी महत्वपूर्ण? भाषा जो है वह व्यक्तित्व निर्माण में हमारे काम आती है। जब हम व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं तो व्यक्तित्व अर्थात जब मनुष्य जन्म लेता है उससे पूर्व ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। और फिर जब वो जन्म लेता है वो विभिन्न कड़ियों से जोड़ा जाता है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है। तो समाज में एक मनुष्य का जन्म होकर वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अर्थात एक प्राणी का जन्म हुआ है और वो एक व्यक्तित्व लेकर आया है और उस प्राणी को विभिन्न लोगों से वार्तालाप करना है, उसे आदान प्रदान करना है। जब बच्चे बोलने लगते हैं तो एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बस अपने माता पिता की भाषा वो समझ पाते हैं और उसे लेने की वो कोशिश करते हैं और समाज से जुड़ने की, परिवार से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो अर्थात एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वो व्यक्तित्व वो किस द्वारा समक्ष रखेंगे, समाज के समक्ष रखेंगे? वो माध्यम है भाषा। भाषा द्वारा ही वे अपने, चाहे पहले वो भले ही सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो आधा शब्द पूर्ण शब्द बोलने की कोशिश करते हैं और समाज से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अर्थात वहां पर भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और जब हम बात करते हैं अगले स्वत्व की पहचान, आजकल प्रत्येक व्यक्ति स्वत्व की पहचान बनाने में लगा हुआ है। स्वत्व अर्थात मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं हटना। तो वह स्वत्व की पहचान बनाने में भी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसी विशेष व्यक्ति ने कुछ लिखा है तो उस विशेष व्यक्ति ने कुछ सोचकर ही लिखा होगा कि मेरी ये लिखित कृति जो है समाज के लिए लाभदायक हो, अर्थात वो अपने स्वत्व की पहचान बना रहे हैं। और एक अपने स्वत्व की पहचान बनाने के लिए उन्होंने माध्यम कौन सा चुना है? वह है भाषा। व्यक्तित्व की परिचायक, अर्थात भाषा जो है वह व्यक्तित्व की परिचायक है। जब आप कहीं भी जाए, किसी भी सभा में भाषण देने जाए या आप किसी कक्षा में पढ़ाने जाए या कहीं भी आप साक्षात्कार करने जाए तो आप देखेंगे व्यक्ति ने क्या पहना है, वो कैसा दिखता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव तब पड़ेगा जब वो बोलना शुरू करता है। अर्थात वो अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ देता है जब वो बोलने लगता है। हम कहते हैं ना कि वो तो बहुत अच्छा बोलता है, उससे सुनना हमें बहुत अच्छा लगा। ये हम किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि उसने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसने जिस तरह के भाषाई कौशल का इस्तेमाल किया, वो प्रभाव उत्पादक था। उसने प्रभावित किया श्रोताओं को, दर्शकों को, और उसने अपनी एक व्यक्तित्व की छाप छोड़ दी। उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन अपनी आवाज को लेकर बहुत ही प्रभावशाली एक प्रभाव डाल देते हैं। तो उनके बोलने का ढंग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान छोड़ देता है।
तो आप किस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आप अपने परिवार में करें या समाज में करें या कहीं और, चाहे वो आपके कार्यस्थल में कोई कार्यक्रम हो रहा है और आप एक वक्ता हैं, आपको बोलना है, तो आपके वक्ता होने के साथ साथ आप अपने व्यक्तित्व की एक छाप छोड़ रहे हैं। किसके द्वारा? जब आप बोल रहे हैं, और बोलने के लिए आपने एक माध्यम चुना है और वह है भाषा। शारीरिक विकास, सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये शारीरिक विकास और भाषा का क्या संबंध है। जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, सभी लोग अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने की बात हमेशा इस चीज को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और उसके लिए आप क्या करते हैं? यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की त्रुटि है या किसी भी प्रकार की कमजोरी है या किसी भी प्रकार का आपको दर्द है, तो आप एक चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर। और डॉक्टर को अपना दर्द बताने के लिए भी आप एक माध्यम का प्रयोग करते हैं, और वह माध्यम है भाषा। और जब आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं, आप किसी भी भाषा को ले ले, आप उस डॉक्टर, उस चिकित्सक के पास अपने शरीर को लेकर आप एक बात करते हैं, तो उसकी त्रुटि के बारे में बात करते हैं, अर्थात आपने एक माध्यम अपनाया है जिसके द्वारा आप अपनी बात को डॉक्टर तक पहुंचाते हैं। और वह आपके लिए कोई इलाज देते हैं, वो भी लिखित भाषा के लिखित रूप में आपसे वार्तालाप करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार आपका शरीर जो है वो विकास की ओर चला जाता है। या अगर व्यायाम के बहुत सारे तरीके हैं, वो आप कैसे कर पाते हैं? आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपने कुछ टाइप कर लिया, लिखित भाषा का प्रयोग कर लिया अपने फोन में, और आपके समक्ष जो है एक लिखित रूप आ जाता है उस व्यायाम को लेकर। या आप अपने खान पान, अपने भोजन को लेकर एक न्याय पालन करते हैं, उसके लिए भी आपको भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे अगर हम देखें तो ये बहुत ही छोटी मोटी बातें हैं जिन पर हम कभी शायद ध्यान भी ना दें कि क्या हमें यहाँ पर भाषा का प्रयोग होता है। जी बिल्कुल होता है। आप जब अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए व्यायाम और खान पान का न्याय पालन देखते हैं, तो उसके लिए भी या तो आपको किसी चिकित्सक के पास जाना है या आप सोशल मीडिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इन सभी साधनों के लिए भी आपको एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और वह है भाषा। मैं फिर से कहूंगी, मैं यहाँ पर विशेष किसी भी भाषा की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ भाषा, शुद्ध रूप से भाषा, चाहे वो कोई भी भाषा हो, कि ये भाषा जो है हमारे लिए, मनुष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और फिर हम बात करते हैं मानसिक विकास। हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, हम बहुत सारे विचारों से ओतप्रोत होते हैं, हमारे मन में कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। आप सोचे कि आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं, तो वो एक भाषाई रूप लेकर आपके मन में उत्पन्न होता है। और यदि आपको बोला जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप हमें थोड़ा बहुत लिखकर या बोलकर बताएंगे, तो आप अपने मन के विचारों को जो है एक भाषा के द्वारा समक्ष रखेंगे। तो इस तरह से मानसिक विकास में भी एक भाषा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगला जो है वो है बौद्धिक विकास, अर्थात बुद्धि का विकास। बुद्धि के विकास में भी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम किसी बारे में सोचते हैं, हमें कुछ लिखना है, हमें कोई साहित्यिक पत्र लिखना है, हमें कोई नाटक लिखना है, हमें उपन्यास लिखना है, तो
हम क्या करते हैं, हम किसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। पहले वो भाषा हमारे मन में उत्पन्न हमारे भावों को उद्वेलती है, उसके उपरांत हम अपने बौद्धिक मन में जो भी बात है उसे हम अपनी बौद्धिकता से सोचते विचारते हैं, क्या ये सही जा रहा है या नहीं। इसके पीछे भी एक भाषा का, हम कह सकते हैं कि भाषा का एक साथ रहता है। एक भाषा के माध्यम से ही हमारे बुद्धि में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों का विकास होता है, और वो विचार जो हैं वो हम किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष रखते हैं, चाहे मौखिक रूप से चाहे लिखित रूप से। और उसके बाद हम समाज का निर्माण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में विभिन्न लोग रहते हैं, समाज विभिन्न लोगों से भरा पड़ा है। आप जहां भी जाएं आपके पास तरह तरह के लोग हैं। आप समाज में आप जन्म लेते हैं, आपको समाज के साथ रहना है, आपको समाज के लोगों के साथ आदान प्रदान करना है, विचारों की अभिव्यक्ति करनी है, विचारों का आदान प्रदान करना है। यही नियम है, इस नियम से हम हट नहीं सकते। परंतु आपने कहीं सोचा है कि हम इस समाज में किस तरह से रहकर इस समाज का निर्माण कर रहे हैं? हम या तो कोई साहित्य कृति लिखते हैं जहां से हम समाज को लेकर समाज को बढ़ावा देते हैं, विकास करते हैं समाज का। समाज में रहकर विभिन्न लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, एक दूसरे के लिए फिक्रमंद रहना, समाज का निर्माण है, और वह भाषा द्वारा ही संभव है। शैक्षिक विकास और शिक्षा में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी एक शिक्षक अपनी कक्षा में जाता है, जब भी वो अपने विद्यार्थियों से भेंट करता है, एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश करता है, और वह भाषा द्वारा होता है। सबसे पहले जब हम कक्षा में जाते हैं तो बच्चों से भेंट करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका हालचाल पूछते, तो एक विशेष भाषा का ही प्रयोग होता है ना। तो हम भाषा द्वारा जो है विद्यार्थियों से भेंट करते हैं, विद्यार्थियों से उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। तब जाकर हम अपने जो हमारा विषय है उसे पढ़ाने जाते हैं, या हम जो हमारा जो जैसे इतिहास हो या विज्ञान हो या गणित हो या कोई और भाषा पढ़ानी है। अर्थात शिक्षा में भी जब तक भाषा नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना कि उनकी जो इतिहास की पुस्तक है वो हिंदी में लिखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है। अब जहां से आप बच्चों को समझाने की कोशिश करें, आप कोई भी उस भाषा माध्यम का कोई भी रूप ले ले, चाहे अंग्रेजी ले, चाहे हिंदी ले, उर्दू ले, कोई भी, आप शैक्षिक विकास में भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। साहित्यिक विकास। साहित्य, एक साहित्यकार ही जानता है कि वो किस प्रकार साहित्य में योगदान और साहित्य का विकास कर सकता है। आप कोई नाटक लिख रहे हैं, आप कोई कहानी लिख रहे हैं, आप कोई उपन्यास लिख रहे हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? किसी विशेष भाषा का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात आपको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी का एक साहित्य है, अंग्रेजी का अपना एक साहित्य है, उर्दू का अपना एक साहित्य, और वो साहित्य बना कैसे है? विचारों की अभिव्यक्ति से। जिन्होंने साहित्यकारों ने जो सोचा, साहित्यकारों ने जो विचार उनके मन में और उनकी बुद्धि में उत्पन्न हुए, मन में उत्पन्न हुए, बुद्धि का सहारा लेकर सोच विचार करके उन्होंने उसे लेखनीबद्ध किया। परंतु एक माध्यम को अपनाया, और उस माध्यम के बिना
वो विचारों की अभिव्यक्ति, वो भावों की अभिव्यक्ति असंभव थी। आज हम बोलते हैं कि इस लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल ने अच्छा लिखा है, राजकुमार ने अच्छा लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने अच्छा लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत कितने बड़े कवि, छायावादी कवि हैं। और हम वो चीज कैसे बोल पाते, क्योंकि उन्होंने हमारे समक्ष अपने विचारों को रखा है, एक माध्यम को चुनकर उन्होंने हमारे समक्ष एक अपने विचारों को रखा है, अपने भावों को रखा है, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। आज भी जब सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को उसके साथ जोड़ रहे हैं। और ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो एक माध्यम द्वारा जुड़ी हुई हैं, और वह माध्यम है भाषा। हम अपने जीवन से उन कवियों के जीवन को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने सामाजिक विकास किया है, उन्होंने समाज में रहकर समाज के लोगों को देखकर उस पर प्रतिक्रिया करके लिखा है, सोचा है, बोला है, जो हमारे समक्ष है। और हम उन्हें देखकर ये कभी नहीं सोचेंगे कि इनने क्या, कौन सी भाषा और उनने क्या सोचकर लिखा है, परंतु उसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण भाषा, एक महत्वपूर्ण माध्यम की भूमिका है। अब हमारा जो अगला है वह है भाषा के विविध रूप। अब विकास की अवस्था के अनुसार भाषा का वर्गीकरण। अब विकास होता रहता है, जो कि एक हमारा जीवन इसी तरह से बढ़ता है, आगे चलता है, छोटे बच्चे से लेकर युवा युवकों तक, उसके बाद फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो विकास हर एक चीज़ का होता है। मनुष्य के साथ साथ अगर हम देखें, भाषा का भी विकास होता है, और भाषा में भी विभिन्न शब्द जुड़ते हैं, कुछ निकल जाते हैं, कुछ प्रयोग क्षेत्र में प्रयोग होते हैं और फिर वो लुप्त हो जाते हैं, कुछ तो चलते रहते हैं। कुछ संस्कृत से अभी तक हिंदी में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है और कुछ लुप्त हो गए हैं, ठीक है, जिन्हें हम तत्सम तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत से आए हैं वो अभी भी उधर ही हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं। जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी में उसका रूप जो है वो बदलकर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तद्भव शब्द। तो विकास होता रहता है, ठीक है। तो बोली किसी छोटे प्रयोग क्षेत्र जैसे गांव, मंडल या जिले तक सीमित भाषा रूप को बोली का नाम दिया जाता है। अर्थात किसी छोटे से प्रयोग क्षेत्र, जहां पर उस बोली का प्रयोग, जो क्षेत्र है जहां पर उसका प्रयोग बहुत ही उस छोटे से क्षेत्र में उस भाषा का प्रयोग होता है, उसे हम भाषा का बहुत ही छोटा सा एक रूप मानते हैं, और वह होता है बोली। आप देखेंगे जैसे कश्मीर है, कश्मीर में कश्मीरी एक भाषा है, परंतु उत्तर कश्मीर, दक्षिण कश्मीर और मध्य कश्मीर में भी अपनी अपनी तरह से बोलियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्षेत्र, वहां पर एक विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है और उसे हम बोली कहते हैं। विभाषा, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। अब जहां पर एक विशेष क्षेत्र में बोली कही जाती है, उसका जो थोड़ा सा अगर हम क्षेत्र बड़ा ले ले तो वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो विभाषा कहलाती है। अब कश्मीर में ही रहते हैं, कश्मीरी तो सब बोलते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बोलते हैं, विभिन्न प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। तो भाषा, भाषा बोली और विभाषा का विकसित रूप है। तो विकसित रूप सबसे बड़ा रूप, ठीक है, जिसका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है, उसे हम भाषा कहते हैं। अगर आप हिंदी भी लेंगे तो हिंदी भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है, ठीक है। तो भाषा
भाषा का सबसे छोटा रूप जो है वो बोली कहलाता है, और बोली से थोड़ा बड़ा होकर जिसका थोड़ा सा क्षेत्रफल जो है वो बड़ा है, उसे हम विभाषा कहते हैं। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर भाषा का वर्गीकरण, अर्थात जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि मैं अभी कह रही थी, बोली, विभाषा और भाषा, इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें विस्तृत रूप से भाषा का वर्गीकरण, तो वह है मातृभाषा। नाम हम सब ने सुना है, मातृभाषा, अर्थात वह भाषा जो हमें अपनी माता पिता से मिली है, जो भाषा हमारे माता पिता प्रयोग में लाते हैं, वह भाषा जो हमारे क्षेत्र में हमारे पूर्वजों से लेकर हमारे माता पिता, हम लोग भी सबसे पहले वही सुनते हैं और वही सीखते हैं, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। जैसे कश्मीर में रहकर मेरी जो मातृभाषा है वह कश्मीरी है, क्योंकि मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता इसी भाषा का प्रयोग करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके आसपास का जो वातावरण है, उसके आसपास के वातावरण की जो भाषा होती है वह मातृभाषा होती है। मातृभाषा अर्थात नाम से ही पता चलता है मां की भाषा। तो बच्चा उसी भाषा को सुनता है, वही शब्द जो है उसके मस्तिष्क में रहते हैं। तो सबसे पहली भाषा, हम कहते हैं ना फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, तो हम सब की फर्स्ट लैंग्वेज जो है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर कश्मीरी हैं, तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वह कश्मीरी है, तो वह हमारी मातृभाषा है। राजभाषा, राजभाषा अर्थात जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, वहां का सरकारी कामकाज जिस भी भाषा में होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। अर्थात यहां पर उर्दू जो है वह राजभाषा है, ठीक है। सरकारी कामकाज जो है वो उर्दू भाषा में होता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी है उसके साथ, एक जो कि राष्ट्रभाषा के नाम पर भी अंग्रेजी और हिंदी को रखा गया था कि सरकारी कामकाज जो है वो अंग्रेजी और हिंदी में ही होगा। इसी तरह उर्दू जो है यहाँ पर सरकारी कामकाज जो है वो अंग्रेजी और उर्दू में होता है। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा यानी पूरे राष्ट्र, पूरे देश की भाषा। इस पर विवाद है। हिंदी में यहाँ पर एक बात निश्चित रूप से कहना चाहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी इस पर विवाद है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं। हाँ, हिंदुस्तान के अधिक क्षेत्रों में जो है हिंदी का प्रयोग होता है, क्योंकि हिंदी बहुत ही सरल और सब बोलने वाले लोग जो हैं, जो भी लोग हैं भारत में, अधिकतर लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। समझने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए इस भाषा का वह प्रयोग करते हैं। वो उनके लिए एक साधारण माध्यम के तौर पर, उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, उन्हें अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए इस माध्यम का प्रयोग वो करते हैं और इस भाषा को वो समझते भी हैं। इसलिए राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र के सबसे ज्यादा लोग जिस भाषा को समझते हैं, जिस भाषा में आदान प्रदान कर पाते हैं, जिस भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त, अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, वह भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय भाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग हम विदेशों में करते हैं, अर्थात वह भाषाएं जो विदेशी भाषाएं कहलाती हैं। मुख्य रूप से अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच जो है, ये भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं कहलाती हैं, जहां पर जब हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो ऐसी भाषाओं का प्रयोग हमें करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो माध्यम है वह इन्हीं भाषाओं का है।
क्योंकि मैंने अभी भी अपने इस व्याख्यान में कहा कि भाषा जो है वह माध्यम है जहां से आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और आदान प्रदान करने के लिए वह भाषा की समझ होनी चाहिए। तो जब हम बाहर जाएंगे तो हमें वहां की भाषा को समझने की क्षमता होनी चाहिए, और हम अपने और जो जिनसे हम आदान प्रदान करते हैं वो हमारी भाषा समझने चाहिए। तो एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम एक दूसरे की बात, एक दूसरे से वार्तालाप और एक दूसरे से आदान प्रदान विचारों का कर सकते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग हम मुंह से करते हैं, वह भाषा जिसका प्रयोग हम बोलकर करते हैं। अधिकतर लोग मौखिक भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तब भी वह मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। जब उसे विद्यालय भेजा जाता है वहां भी सबसे पहले उसके मौखिक रूप से ही भाषा उसमें उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, भाषा का उद्भव करने की कोशिश करते हैं कि मौखिक रूप से वो बोलता है, वो सुनता है, वह बोलता है, वह पढ़ता है। इस यहां तक सीमित रह जाते हैं जब हम भाषा पढ़ाने की बात करते हैं, और उसके बाद भाषा का एक और रूप यानी लिखित भाषा। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं तो ये एक मौखिक एवं लिखित दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैं बोल भी रही हूं और आप जो है इसे देख भी रहे हैं। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारे कौशल जो हैं, भाषाई कौशल जो हैं, उनका प्रयोग हो रहा है। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में ज्यादातर मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, वह भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को मुंह से बोलते हैं, मुख द्वारा उत्पन्न करते हैं, मुख द्वारा हम आदान प्रदान करते हैं। और लिखित भाषा जहां पर हम लिखित रूप से भाषा, अपने विचारों, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे एक किताब लिख दी, जैसे पत्र लिख दिया, ईमेल, या हमने नाटक लिख लिया, हमने कविता लिख ली, वो हमारे विचार ही तो हैं, वह हमारे भाव ही तो हैं जिन्हें हमने लिखित रूप दिया है। तो इस तरह से भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, एक है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात हम आदान प्रदान तो करते हैं, हम विचारों की अभिव्यक्ति तो करते हैं और वह भाषा कहलाती है, परंतु भाषा को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिन्हें हम विभाजित करते हैं इन कारकों में: भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक कारक, साहित्यिक कारक तथा वैज्ञानिक कारक। जब हम भौगोलिक कारक की बात करते हैं, भूगोल अर्थात हम जहां रहते हैं, हमारा क्षेत्र, जहां हमारा जन्म हुआ, जहां हम बड़े हुए, क्या उस भूगोल का हमारी भाषा पर प्रभाव है? बिल्कुल है। आप देखेंगे, मैंने अभी बात की कि कश्मीर में रहकर भी कश्मीरी जो है विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार बोली जाती है, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, अर्थात उस भूगोल का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हिंदी भी हिंदुस्तान के अधिक से अधिक राज्यों की भाषा है, मातृभाषा है, परंतु उस पर भी उन क्षेत्रों का प्रभाव है, उन भूगोल का प्रभाव है। आप देखिए, जैसे हम कहते हैं हिंदी में है विकास, बहुत सारे लोग बाहर के ऐसे भी हैं कुछ राज्यों के जो विकास को विकास बोलते हैं, अर्थात उस भूगोल का प्रभाव है उस पर। तो भौगोलिक विकास, उस क्षेत्र जहां आप रहते हैं, उस क्षेत्र की मातृभाषा का आपकी भाषा पर
प्रभाव पड़ता है। आपकी मातृभाषा यदि कोई ठेठ किसी प्रकार की कोई भाषा है और आप हिंदी बोलना चाहते हैं, तो उस भाषा मातृभाषा का प्रभाव उस हिंदी पर पड़ता है। जैसे हम कहते हैं जिला, कुछ लोग जिला बोलते हैं, वो क्या है, वो उनकी गलती नहीं है, वो उनका भौगोलिक कारक है, उनकी भाषा पर को जो प्रभावित कर रहा है। ऐतिहासिक कारक, इतिहास, जैसे कि मैंने अभी कहा कि संस्कृत के कुछ शब्द अभी भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। सांप को जैसे सर्प कहेंगे, सूरज को सूर्य कहेंगे। जब आप सूरज को सूर्य कहेंगे तब लगता है हाँ इसने हिंदी भाषा का शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु है वो संस्कृत का। तो इसलिए ऐतिहासिक यानी इतिहास से आए शब्द, वो प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है। सांस्कृतिक कारक, आपकी संस्कृति, आप किस संस्कृति से हैं, आपका संबंध किस संस्कृति से है, आप किस समाज से हैं, उस समाज का भी आपकी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। साहित्यिक कारक, साहित्य लिखते समय अभी आप यदि कोई नाटक लिख रहे हैं तो उस नाटक में नाटक की एक विधा है, या कहानी लिख रहे हैं वो भी साहित्य की एक विधा है, या आप कोई उपन्यास लिख रहे हैं साहित्य की विधा है। अब उस उपन्यास में आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यदि जिसका आपने कथानक लिया है वह उस भाषा का आपको प्रयोग करना है तो वो भी एक साहित्यिक कारक कहलाता है। और अंतिम में वैज्ञानिक कारक, अर्थात विज्ञान का भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है भाषा पर। आप देखिए हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। आप कंप्यूटर को कंप्यूटर ही पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, ईमेल को ईमेल ही बोलते भी हैं ईमेल और उसे लिखते भी हैं। उसके लिए कोई विशेष रूप से हिंदी का शब्द हम नहीं इस्तेमाल करते ताकि हम अपने विचारों को सरलता पूर्वक लोगों तक पहुंचाएं, हम अपने विचारों अपने भावों को अभिव्यक्त करें। मैं आशा करती हूं कि आपको आज का ये विषय अच्छा लगा हो और आपके लिए लाभदायक हो। आज के लिए इतना ही। आगे के सेशंस में मैं आपको भाषा के विभिन्न तत्वों का ज्ञान कराऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।